भारत का संविधान सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये हमारे देश का डीएनए है। और इस डीएनए के पहले 81 जीन है जिन्हें हम अनुच्छेद या आर्टिकल्स कहते हैं। बिल्कुल, और हर एक जीन एक कोड की तरह है जो हमारे लोकतंत्र के एक बहुत जरूरी हिस्से को नियंत्रित करता है। कौन नागरिक है, उसे क्या अधिकार हैं और देश कौन चलाएगा, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये हमारे राष्ट्र की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही कहा। और आज हमारी पड़ताल का मिशन है इन पहले 81 अनुच्छेदों के कोड को क्रैक करना, वो भी सबसे सरल भाषा में। हम कहानियों, लॉजिक और कुछ कमाल की याद रखने वाली तरकीबों का इस्तेमाल करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल और एनटीपीसी के लिए बहुत मददगार साबित होंगी। तो मतलब आज के बाद अनुच्छेद 1 से 81 की टेंशन खत्म। हाँ, आज के बाद ये आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पड़ाव है भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 आते हैं। अनुच्छेद 1 तो बहुत सीधा साधा लगता है, के लिए हम कह सकते हैं एक भारत, एक नाम, एक अनुच्छेद। लेकिन क्या ये हमेशा से इतना सीधा था? नहीं, दिलचस्प बात यही है कि ये बिल्कुल सीधा नहीं था। संविधान सभा में इंडिया और भारत नाम को लेकर काफी लंबी बहस हुई थी। अच्छा? हाँ, कुछ सदस्य चाहते थे कि देश का नाम सिर्फ भारत हो, जो हमारी सांस्कृतिक जड़ों को दर्शाता है। वहीं कुछ का मानना था कि इंडिया नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान बन चुका है, तो उसे रखना जरूरी था। बिल्कुल। तो अनुच्छेद 1 असल में इन दो विचारधाराओं के बीच एक बहुत ही सुंदर समझौता है। वाह, ये तो सच में एक गहरी कहानी है। तो अब हमने देश का नाम और क्षेत्र तय कर लिया। इसके बाद आता है अनुच्छेद 2 जो नए राज्यों के प्रवेश की बात करता है। हाँ, मतलब किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल करना। जैसे सिक्किम को भारत में जोड़ा गया था। इसे याद रखने का एक तरीका हो सकता है 2 = दूसरा मुल्क ऐड हो सकता है। हाँ, और यहाँ अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के बीच का एक बुनियादी फर्क समझना बहुत जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर यहीं से सवाल बनता है। क्या फर्क है? अनुच्छेद 2 बाहर से अंदर लाने की बात करता है, जैसे कोई नया क्षेत्र जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था। तो फिर अनुच्छेद 3 क्या करता है? अनुच्छेद 3 अंदर ही अंदर बदलाव की बात करता है, यानी संसद भारत के जो मौजूदा राज्य हैं उन्हीं में से? हाँ, उन्हीं में से किसी राज्य को बांटकर नया राज्य बना सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती है या उसका नाम बदल सकती है। जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का बनना। अच्छा, वो अनुच्छेद 3 के तहत हुआ था। जी। तो इसे याद रखने के लिए हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 3 में 3 काम होते हैं: क्रिएट, कट, चेंज, यानी नया राज्य बनाना, किसी का हिस्सा काटना या सीमाओं और नाम में बदलाव करना। लेकिन ये सब करना तो बहुत बड़ा काम लगता है। तो क्या इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता होगा? यही तो अनुच्छेद 4 का कमाल है। ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए किसी भी बदलाव को संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब अनुच्छेद 368 वाली मुश्किल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, इसे संसद एक साधारण बहुमत से पारित कर सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 = 2 + 3 का हेल्पर। बहुत बढ़िया। तो हमने भारत का क्षेत्र परिभाषित कर लिया। अब अगला सवाल ये उठता है कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों में से भारत का नागरिक कौन होगा? यहीं से हम नागरिकता पर आते हैं। हाँ, अनुच्छेद 5 से 11 तक ये हिस्सा मुख्य रूप से इस बारे में था कि जब संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को, तो भारत का नागरिक कौन माना जाएगा। उस समय देश का विभाजन भी हुआ था, तो ये बहुत जरूरी रहा होगा। बहुत ज्यादा। ये स्पष्ट करना था कि इस नए राष्ट्र का हिस्सा कौन है और कौन नहीं। ये नागरिक कौन है? तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन नागरिकों को अधिकार क्या मिलेंगे। और यही हमें ले जाता है संविधान के सबसे पावरफुल हिस्से पर, भाग 3, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये वो अधिकार हैं जो सिर्फ दिए नहीं गए बल्कि गारंटी किए गए हैं। ये भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। इसकी शुरुआत ही एक बड़े सवाल से होती है। जब हम कहते हैं कि राज्य हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकता, तो इस राज्य का मतलब क्या है? अनुच्छेद 12 इसी को परिभाषित करता है। और इसमें क्या क्या आता है? इसमें भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें और सभी स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर पालिका, पंचायत और सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं। मतलब लगभग सब कुछ। हाँ, इसे याद रखने की एक अच्छी ट्रिक है। 12th मैन बराबर पूरी स्टेट टीम। जैसे क्रिकेट में 12वां खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा होता है,
वैसे ही सरकार के सभी अंग राज्य हैं। और ये परिभाषा जानबूझकर इतनी व्यापक रखी गई है ताकि कोई भी सरकारी संस्था यह कहकर बच ना सके कि वो राज्य का हिस्सा नहीं है। और इस कवच के ठीक बाद आता है अनुच्छेद 13, जो इन अधिकारों की ढाल है। ये कहता है कि कोई भी कानून अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है तो वो शून्य माना जाएगा। ये अनुच्छेद असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति मिलती है। ये पक्का करता है कि कोई भी ऐसा कानून न बने जो हमारे मौलिक अधिकार छीन ले। बिल्कुल। इसे याद रखने की एक बेहतरीन ट्रिक है 1-3-1 संविधान 3 कानून। इसका मतलब है कि एक संविधान सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से ऊपर है। क्या बात है। तो चलिए अब उन अधिकारों की बात करते हैं जिनकी ये ढाल रक्षा करती है। पहला समूह है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। इसमें कानून के सामने समानता, भेदभाव का निषेध, ये सब आता है। हाँ, सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। इसे याद रखने के लिए हम कह सकते हैं 14-18 इक्वालिटी हाईवे, स्टार्ट 14 एंड 18, एक ऐसा हाईवे जिस पर हर नागरिक बराबर है। और ये सिर्फ कानूनी समानता नहीं है। अनुच्छेद 15, 16 और 17 सामाजिक समानता की बात करते हैं, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के मूल आदर्श थे। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 हमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं देता है, बोलने की, इकट्ठा होने की, संघ बनाने की, कहीं भी आने जाने की, ये सब। हाँ, फिर अनुच्छेद 20 हमें दोहरे दंड से सुरक्षा देता है। और अनुच्छेद 21, ये तो महाअनुच्छेद है ना। बिल्कुल। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शायद संविधान का सबसे ज्यादा विकसित हुआ अनुच्छेद है। कैसे? शुरुआत में इसका अर्थ सिर्फ जीने का अधिकार था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर मेनका गांधी केस के बाद इसकी व्याख्या को बहुत व्यापक बना दिया। अब इसमें सिर्फ जीना नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीना, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये सब शामिल हैं। और इसी में बाद में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो शिक्षा का अधिकार देता है जी। और अनुच्छेद 22 हमें गिरफ्तारी के खिलाफ कुछ अधिकार देता है। तो इस पूरे समूह के लिए हमारी ट्रिक हो सकती है 19 से शुरू, 21 पर जान, 21A पर ज्ञान। बहुत अच्छी ट्रिक है। ये जीवन और ज्ञान के महत्व को एक साथ जोड़ती है। इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। ये बहुत सीधा है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर रोक लगाता है और 24 बाल श्रम पर। हाँ, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कारखानों जैसी खतरनाक जगहों पर काम कराने पर प्रतिबंध लगाता है। इसकी ट्रिक भी सरल है, 2-3 इक्वल्स ट्रैफिकिंग और 2-4 इक्वल्स चाइल्ड 14 से कम के लिए बनाया गया एक बहुत ही मानवीय कानून है। आगे बढ़ते हुए हमारे पास धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28, जिसके लिए ट्रिक है 25 से 28 इज इक्वल टू धर्म का गेट। फिर आते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29-30, जो अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार देते हैं। इसकी ट्रिक है 29-30 इज इक्वल टू भाषा संस्कृति का फोटो। ये अनुच्छेद एक साथ मिलकर भारत के क्या कहते हैं धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को बुनते हैं। और अब आते हैं उस अनुच्छेद पर जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसकी ट्रिक भी सीधी है, 32 इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5 रेमेडीज, रिट्स। लेकिन इसे हृदय और आत्मा क्यों कहा गया? वो इसलिए क्योंकि अधिकारों की एक लंबी सूची का कोई मतलब नहीं है अगर उन्हें लागू कराने का कोई तरीका ना हो। अनुच्छेद 32 वही तरीका है, वही हथियार है जो इन अधिकारों को कागज से उतारकर असल जिंदगी में लाता है। मतलब ये हर नागरिक के हाथ में एक चाबी है। हाँ, जिससे वो न्याय के सर्वोच्च मंदिर का दरवाजा खटखटा सकता है। इसके बिना मौलिक अधिकार सिर्फ खोखली घोषणाएं बनकर रह जाते हैं। बिल्कुल सही। और अंत में अनुच्छेद 33 से 35 संसद को ये शक्ति देते हैं कि वो देश की सुरक्षा के हित में रक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। ये एक व्यवहारिक प्रावधान है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक जरूरी संतुलन बनाता है। तो ये थे हमारे गारंटीड अधिकार। लेकिन अधिकारों के बाद आती हैं उम्मीदें और कर्तव्य। यहीं से हम भाग 4 में प्रवेश करते हैं।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP। अनुच्छेद 36 से 51 तक। मैं इन्हें भारत के सपने कहना पसंद करती हूँ। ये सरकार के लिए एक गाइड बुक की तरह है। इसकी ट्रिक है 3651 इज इक्वल टू सरकार का टू डू लिस्ट। यहाँ मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच का मुख्य अंतर समझना बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, मतलब अगर उनका उल्लंघन होता है तो आप अदालत जा सकते हैं। हाँ, लेकिन डीपीएसपी गैर न्यायोचित हैं। उन्हें लागू करवाने के लिए आप अदालत नहीं जा सकते। वे सरकार के लिए नैतिक और राजनैतिक दिशा निर्देश हैं, कानूनी बाध्यता नहीं। और इसके ठीक बाद भाग 4A में आता है एक और महत्वपूर्ण हिस्सा जो बाद में जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A। जब हमें इतने सारे अधिकार मिलते हैं तो राष्ट्र के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं। इसकी ट्रिक सिंपल है, A इज इक्वल टू एडिशनल ड्यूटीज। इन्हें 1976 में आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था। इसके पीछे की सोच ये थी कि नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो अब हमने देश की जमीन, नागरिक, उनके अधिकार और सरकार के लक्ष्य तय कर लिए हैं। अब हम अपनी 1 से 81 तक की यात्रा के अंतिम हिस्से पर पहुंच रहे हैं, भाग 5, संघ। बिल्कुल, यह हिस्सा सरकार की मशीनरी का ब्लूप्रिंट है। ये बताता है कि देश कैसे चलेगा। इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 52 से, जो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में होगी। फिर अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में है। हाँ, और अनुच्छेद 74 से 78 तक मंत्री परिषद की बात होती है। इस पूरे खंड को याद रखने की एक समग्र ट्रिक है, 52 से राष्ट्रपति, 78 तक कैबिनेट की बातें। ये ढांचा हमारे संसदीय लोकतंत्र की नींव रखता है। पर यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 53 भले ही कहता हो कि शक्ति राष्ट्रपति में है, लेकिन अनुच्छेद 74 ये स्पष्ट कर देता है कि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेंगे। तो असली प्रमुख प्रधानमंत्री हुए सरकार के। हाँ, अब उन अनुच्छेदों पर ध्यान देते हैं जो सरकार की रोजमर्रा की संरचना को परिभाषित करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 75, ये प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। जी, इसकी एक मजेदार ट्रिक है, 75 इज इक्वल टू 7 + 5 इज इक्वल टू 12। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि पीएम और उनकी टीम की 12 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन असल में ये अनुच्छेद काम कैसे करता है? ये अनुच्छेद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को स्थापित करता है। इसका मतलब है कि पूरी मंत्रिपरिषद अपने हर काम के लिए लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। मतलब अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ तो सबको इस्तीफा देना होगा, पूरी कैबिनेट को। ये संसदीय प्रणाली का मूल सिद्धांत है। अगला है अनुच्छेद 76, भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये पद इतना अनोखा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि महान न्यायवादी सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखता है। पर अनोखी बात यह है कि वो संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। हाँ, उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता। इसलिए इसकी ट्रिक 76 इक्वल्स लॉ का मिक्स बिल्कुल सही बैठती है। अब आते हैं अनुच्छेद 77 और 78 पर, जो जवाबदेही तय करते हैं। अनुच्छेद 77 कहता है कि सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, और 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य बताता है कि वह राष्ट्रपति को जानकारी दे। ये औपचारिक बिल्कुल नहीं है, ये चेक्स एंड बैलेंसेस यानी नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति को सब पता रहे। हाँ, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को सूचित रखें। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। और अब संसद की संरचना। अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, राज्यसभा और लोकसभा। जी हाँ, और कई लोग ये भूल जाते हैं कि राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग है। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना? कोई भी विधेयक मतलब बिल दोनों सदनों से पारित होने के बाद तब तक कानून यानी एक्ट नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो जाए। और अंत में हमारी यात्रा के आखिरी 2 पड़ाव, अनुच्छेद 80 और 81, ये दोनों सदनों की संरचना बताते हैं। 80 राज्यसभा के बारे में और 81 लोकसभा के बारे में। इन्हें याद रखने की सबसे आसान ट्रिक है 80 इज इक्वल टू RS ऊपर वाली, 81 इज इक्वल टू LS नीचे वाली।
क्योंकि राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और इसी के साथ हम अनुच्छेद 1 से 81 तक की यात्रा पूरी करते हैं। अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये अनुच्छेद सिर्फ संख्याएं नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक राष्ट्र के जन्म और उसके कामकाज की पूरी कहानी है। बिल्कुल, ये भारत के क्षेत्र को परिभाषित करने से लेकर उसके नागरिकों को अधिकार देने, सरकार के लिए लक्ष्य तय करने और अंत में उस सरकार की संरचना स्थापित करने तक सब कुछ नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और अब श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार। हमने देखा कि कैसे अनुच्छेद 1 से 81 तक शक्ति की संरचना की गई है। खासकर 75 से 81 में संसद और सरकार को देश चलाने की शक्ति दी गई है। लेकिन अनुच्छेद 13 पर फिर से विचार करें, जो कहता है कि मौलिक अधिकारों से टकराने वाला कोई भी कानून शून्य होगा। ये एक अकेला अनुच्छेद 75 से 81 में दी गई अपार शक्ति पर एक स्थायी नियंत्रण कैसे रखता है? ये हमें इस बारे में क्या बताता है कि संविधान निर्माताओं ने सबसे ज्यादा महत्व किसे दिया, सरकार की शक्ति को या नागरिक के अधिकार को?